So evolutionary biology is the study of history of life forms on earth. एवोल्यूशनरी बायोलॉजी स्टडी है कि कैसे अर्थ पर लाइफ फॉर्म हुई, उसकी पूरी हिस्ट्री की स्टडी को एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के मतलब अंडर लिया जाता है। अब एवोल्यूशन आखिर में होता क्या है? व्हाट एग्जैक्टली इज एवोल्यूशन? To understand the changes in flora and fauna that have occurred over millions of years on Earth, we must have an understanding of the context of origin of life. यानी कि अगर हमें एवोल्यूशन को समझना है तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि अर्थ पर, है ना, और पूरा यूनिवर्स कैसे ओरिजिनेट हुआ, कैसे एवोल्यूट हुआ, और कैसे अर्थ ओरिजिनेट हुई, अर्थ पे कैसे पहला साइन ऑफ लाइफ देखने को मिला, कैसे वो ओरिजिनेट हुआ। सो व्हाट फॉलोज इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द कंस्ट्यूड एंड कॉन्जेक्टेड थ्योरीज। इसके बारे में बहुत सारे लोगों की अपनी स्टोरीज है, अपने एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए हैं। सो एवोल्यूशन एक तरीके से एक स्टोरी है, स्टोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स और बायोडाइवर्सिटी ऑन प्लैनेट अर्थ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स इटसेल्फ। तो अगर इस चैप्टर को समझना है, लाइक, तो सबसे पहले इसे एक स्टोरी की तरह लेके चलना पड़ेगा। लाइक कि पहले यूनिवर्स कैसे ओरिजिनेट हुआ, अर्थ कैसे ओरिजिनेट हुई, अर्थ पे पहली साइन ऑफ लाइफ कैसी देखने को मिली। ये सब कुछ एक स्टोरी की तरह सुनते हुए चलना पड़ेगा। तो अब हमें चलना पड़ेगा तब। अच्छा, उससे पहले एक और चीज़, लाइक ओरिजिन ऑफ लाइफ इसका पहला टॉपिक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट when we look at the stars on a clear night sky we are in a way looking back in time. Now what is the meaning of the statement? ये स्टेटमेंट क्या कह रही है? ये स्टेटमेंट कह रही है कि जब भी हम अर्थ से स्काई में देख रहे होते हैं स्टार्स की तरह, तो असल में हम स्टार्स को नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं अपने पास्ट को। क्यों? तुम्हें इतना तो पता है कि जो यूनिवर्स से प्लैनेट तक का डिस्टेंस होता है वो हम नापते हैं स्टेलर, मतलब जो स्टेलर डिस्टेंस होता है वो हम नापते हैं लाइट ईयर्स के रूप में। तो ये जो स्टार्स है इनकी रोशनी, हमारी स्टार्स हमसे इतने दूर होते हैं, हमें लगता है कि हमारे पास है, बट असल में ये हमसे इतने दूर होते हैं कि इनकी रोशनी हमारे पास सालों में आती है, जिसको लाइट ईयर्स का नाम दिया गया है। तो जब हम एक स्टार की तरफ देख रहे हैं, हम असल में अपने पास्ट को देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टार अब यूनि उस जगह से कब का हट चुका है, कब का ख़त्म हो चुका है। मिलियंस ऑफ ईयर्स हो गए हैं उस स्टार को ख़त्म हुए। है ना? हाँ, हालाँकि जब हम अपने आस-पास पड़ी फुटबॉल या किसी और ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो हम असल में प्रेज़ेंट में ही देख रहे हैं। पर जब हम किसी स्टार को पास्ट में देख रहे हैं, तो तब तक वो स्टार वहाँ से जा चुका है, वो ख़त्म हो चुका है, वो पूरी तरीके से तबाह हो गया है। सो इस यहाँ पे यही चीज़ लिखी है दैट स्टेलर डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। व्हाट वी सी टुडे इज एन ऑब्जेक्ट हुज इमिटेड लाइट स्टार्टेड as journey millions of years back and from trillions of kilometer away and reaching our eyes now। कि इसकी रोशनी अब हमारी आंखों तक पहुंच रही है, इतना दूर था ये हमसे। However, when we see objects in our immediate surroundings, we see them instantly and hence in the present time। अगर अपना हम अपने आसपास की पड़ी ऑब्जेक्ट्स को देखें, जैसे कि फुटबॉल वगैरह ये सब कुछ, तो ये हमारे आसपास ही है, तो हम इनको देखते वक्त प्रेजेंट में देख रहे हैं। पर जब हम किसी स्टार को देख रहे हैं तो हम अपने पास्ट में देख रहे हैं। Therefore, when we see stars, we apparently are peeping into the past। अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर्ड अ यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है। रिलेटिवली स्पीकिंग द अर्थ इटसेल्फ इज ऑलमोस्ट ओनली अ स्पेक। यूनिवर्स के मुताबिक अर्थ कुछ भी नहीं है। द यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड। यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, यानी कि यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर्स पहले ओरिजिनेट हुआ था। ओरिजिनेट कैसे हुआ था इसके बारे में एक बहुत ही बढ़िया थ्योरी है जिसको बोला जाता है बिग बैंग थ्योरी। ये बताती है कि यूनिवर्स कैसे ओरिजिनेट हुआ था। सो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि बहुत टाइम पहले एक बॉल थी। इस बॉल के अंदर प्रेशर इंक्रीज कर रहा था, टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा था, और ये दोनों चीज़ें इंक्रीज करते करते इतनी इंक्रीज हो गई कि ये जो बॉल थी ये फट गई, एक्सप्लोड हो गई। और जैसे ही ये बॉल एक्सप्लोड हुई, यूनिवर्स फैल गया। A huge single explosion takes place and जैसे ही वो एक्सप्लोड हुआ, इतनी और इस तरह से वो एक्सप्लोड हुआ कि हम उसको फिजिकल टर्म्स में इमेजिन ही नहीं कर सकते। और अभी भी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अभी भी यूनिवर्स एक्सपेंड ही कर रहा है। सोचो कितना बड़ा धमाका हुआ होगा। द यूनिवर्स एक्सपेंडेड और फिर जैसे टेम्परेचर कम हुआ, केम डाउन द टेम्परेचर, हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म समटाइम्स लेटर।
हाइड्रोजन और हीलियम नाम की गैसेस फॉर्म्ड हुई। ये दोनों गैसेस ग्रेविटेशन के साथ कंडेंस्ड हुई और फिर गैलेक्सीज फॉर्म्ड हुई, जिसे हम आज के टाइम का यूनिवर्स कहते हैं। इन द सोलर सिस्टम ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, अर्थ वाज सपोज टू हैव बीन फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। यानी कि ये जो हाइड्रोजन और हीलियम थे, ये फॉर्म्ड हुए और ग्रेविटेशन के साथ कंडेंस्ड हुए, तो गैलेक्सीज फॉर्म्ड हुई, जिनमें से एक गैलेक्सी है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, आकाशगंगा। इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर ये हमारा सोलर सिस्टम, हमारा घर। सो इस गैलेक्सी के अंदर 4.5 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ फॉर्म्ड हुई। सो अभी तक हमने दो इवेंट पढ़ लिए, विच इज कि यूनिवर्स का ओरिजिनेशन कब हुआ, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुआ 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, एंड अर्थ का ओरिजिनेशन हुआ, अर्थ की ओरिजिन हुई 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। देयरफॉर वाज नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्ली अर्थ। यानी कि जब अर्थ बनी, तो जो अर्थ थी जो बनी है अभी अभी, इसको प्रिमिटिव अर्थ बोला गया है। इस प्रिमिटिव अर्थ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। इसका ये जो आसपास का मोल्टन मास है, यानी कि गैसेस वगैरह, इस मोल्टन मास में वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया रिलीज की गई थी। ठीक है। और यही रिलीज जो मोल्टन मास रिलीज हुआ था, इसने अर्थ को इस तरीके से कवर कर रखा था, ऐसे कवर कर रखा था। अब इस प्रिमिटिव अर्थ पर ओजोन लेयर नहीं थी। अर्ली ओजोन लेयर प्रिमिटिव अर्थ पर नहीं थी। तो ओजोन लेयर के ना होने की वजह से जो सन की यूवी रेज थी, वो डायरेक्टली अर्थ के ऊपर जा पा रही थी। ये यूवी रेज आसानी से अर्थ के ऊपर जा पा रही थी, एंड इस यूवी रेज जो अर्थ के अंदर गई, तो अर्थ पे जो वाटर वेपर था H2O, इस यूवी रेज ने उस H2O को तोड़ दिया, पानी को तोड़ दिया, और हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में इनको तोड़ दिया। अब ये हाइड्रोजन लाइटर था, तो ये एटमॉस्फेयर में स्केप कर गया, और जो ऑक्सीजन था वो अमोनिया के साथ और मीथेन के साथ कंबाइंड हो गया वाटर को फॉर्म करने के लिए, CO2 और अदर चीज़ें फॉर्म करने के लिए। जैसे ही ओजोन लेयर बनी, एज इट कूल द वाटर वेपर फेल एज रेन। जैसे ही ओजोन लेयर इस प्रिमिटिव अर्थ पर बन गई है, तो जो वाटर वेपर था, जो ओजोन लेयर बन गई, तो टेम्परेचर कूल डाउन हो गया। टेम्परेचर के कूल डाउन होने पर वाटर वेपर जो है वो बारिश के रूप में अर्थ पर बरसने लग गया। इससे क्या हुआ कि जो डिप्रेशन और पिट्स अर्थ पे थे, यानी जो गड्ढे हो रखे थे अर्थ पर, उन सब में पानी भरने लग गया, और ये बारिश बहुत सालों तक चलती रही। फेल एज रेन फॉर मैनी ईयर्स। बहुत सालों तक बारिश होती रही, इतनी कि ये जो डिप्रेशन और पिट्स है, इनमें इतना पानी भरा कि इनको ही आज का ओशियंस हम कहते हैं। ठीक है। तो अभी तक क्या हुआ, अभी तक बिग बैंग थ्योरी हुई, बिग बैंग थ्योरी से अर्थ ओरिजिनेट हुई। अर्थ की ओरिजिनेशन में पहले तो जो प्रिमिटिव अर्थ थी, उसमें कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, और ना ही था ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के ना होने की वजह से जो यूवी रेस थी, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुस गई, H2O को तोड़ दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन लाइटर था, स्केप कर गया, एंड ऑक्सीजन मीथेन के साथ और अमोनिया के साथ रिएक्ट करके वाटर, CO2 अदर चीज़ें बनाने लग गया। अब ओज़ोन जो है वो अर्थ पर आ चुकी थी, तो टेम्परेचर कूल डाउन हुआ, वाटर वेपर्स बारिश के रूप में फैल करने लग गया अर्थ पर, और इससे डिप्रेशन और पिट्स बढ़ने लग गए, और ओशियंस जो है वो फॉर्म्ड हो गए। ठीक है। और ये बारिश इतने टाइम तक चलती रही कि जो डिप्रेशन और पिट्स से में ये बारिश का पानी भरा था, वही आज के ओशियंस है। लाइफ जो है वो अर्थ पर 4 बिलियन ईयर्स अगो पहले देखने को मिली थी, यानी कि अर्थ की फॉर्मेशन के 500 मिलियन ईयर साल बाद। तो पहली फॉर्म ऑफ लाइफ अर्थ पर 4 बिलियन ईयर्स अगो देखने के लिए मिली गई। अब ये जो लाइफ आई, ये कहाँ से आई, सवाल ये उठता है कि कैसे ये लाइफ का ओरिजिन अर्थ पे देखने को मिला। इसके बारे में हर साइंटिस्ट की अपनी अलग थ्योरी होती है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि लाइफ जो है वो बाहर से आई, यानी किसी प्लैनेट से आई। कुछ साइंटिस्ट का मानना है दैट देयर इज सम सुपर पावर, जिसने सुपरनैचुरल प्रोसेसेस के थ्रू लाइफ आई, एंड ये सुपरनैचुरल पावर जो है, जिसे थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन कहा जाता है। ये थ्योरी कहती है कि अर्थ जो है
वो सिर्फ़ 4000 ईयर्स अगो है, मतलब इतनी ही पुरानी है। एंड जो लाइफ़ है वो एज़ इट इज़ ही अपीयर हुई थी अर्थ पर, और एज़ इट इज़ यानी ऐसे ही चलेगी, कुछ भी बदलाव इसमें देखने को नहीं मिलेगा। और जो लाइफ़ है वो 6 डे में क्रिएट की गई थी बाय सम सुपर पावर, सुपरनैचुरल पावर, जिसको आप गॉड भी कहते हैं, ठीक है? यानी कि गॉड ने 6 दिन में ये दुनिया बनाई और 4000 साल पुरानी है। लाइफ ऐसे ही क्रिएट हुई थी, बायोडायवर्सिटी ऐसे ही थी और अब ऐसे ही चलेगी। इसे थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन कहा जाता है, ठीक है? किसी की थ्योरी ये भी है कि पैंसपर्मिया थ्योरी कहा जाता है कि लाइफ जो है वो किसी एलियन ने अर्थ पर स्पोर्स के थ्रू यहाँ पे छोड़ी थी, एंड फिर स्पोर्स या सीड से ही लाइफ यहाँ पे अपीयर हुई। किसी की स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी होती है, लाइक कुछ कहते हैं कि लाइफ जो है वो मड से, स्ट्रॉ से, ग्रेन से, नॉन लिविंग थिंग से बेसिकली ओरिजिनेट हुई है। कोई थ्योरी कहता है कि तो हर किसी साइंटिस्ट की अपनी अलग-अलग थ्योरी होती है। तो जो लाइफ केम फ्रॉम आउटर स्पेस, सवाल ये उठता है कि लाइफ आई तो ओरिजिनेट कहाँ से हुई? क्या वो आउटर स्पेस से थी? सम साइंटिस्ट बिलीव दैट इट केम फ्रॉम आउटसाइड। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि वो आउटसाइड यानी बाहर से, प्लैनेट, किसी और प्लैनेट से आई। Early Greek thinkers thought unit of life is called spores. Early Greek thinkers कहते हैं कि जो यूनिट ऑफ लाइफ कह सोचा करते थे कि जो लाइफ की यूनिट है वो स्पोर्स है, जो कि डिफरेंट प्लैनेट से इंक्लूडिंग अर्थ पे ट्रांसफर की गई थी। इस थ्योरी को बोला गया है पैंसपर्मिया थ्योरी, यानी कि कॉस्मोज़ो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी या फिर कॉस्मोज़ोइक थ्योरी। इसके 3 नाम है, पैंसपर्मिया, कॉस्मोज़ोइक थ्योरी या फिर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी प्लैनेट से कोई एलियन स्पोर्स या सीड्स अर्थ पर लेकर के आया, यहाँ छोड़े और फिर लाइफ ओरिजिनेट हुई। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वाज आल्सो बिलीव्ड दैट लाइफ केम आउट ऑफ डिकेइंग एंड रोटिंग मटेरियल। अब ये जो थ्योरी है, फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वाज आल्सो बिलीव्ड दैट life came out of decaying and rotting material like straw mud etc. इस थ्योरी को बोला गया है ये बायोजेनिस थ्योरी, यानी कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि लाइफ जो है वो नॉन लिविंग थिंग से ओरिजिनेट हुई है। दिस वॉज द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। क्या है थ्योरी है ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन की। हालाँकि जो लुईस पास्चर थे उन्होंने इस बात का खंडन किया था, उन्होंने इस थ्योरी को डिसअप्रूव किया था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट दे कर के ये बताया था कि लाइफ जो है वो नॉन लिविंग थिंग से नहीं, बल्कि प्री एक्जिस्टिंग लाइफ यानी कि लिविंग थिंग से ही जनरेट होती है। लुईस पास्चर की दी गई थ्योरी को बायोजेनेसिस की थ्योरी कहा जाता है, और ये इस थ्योरी को डिसअप्रूव करती है, ठीक है? बायोजेनेसिस लुईस पास्चर ने एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 2 तरीके के फ्लास्क लिए थे जो कि प्री स्टरलाइज़्ड फ्लास्क थे। एक फ्लास्क ऐसा था जिसकी जो नेक थी वो ऐसी बेंट थी, स्वान नेक थी, और एक फ्लास्क ऐसा था जिसकी नेक टूटी हुई थी। दोनों ही के अंदर ब्रॉथ था, ब्रॉथ यानी कि हीट कीट ईस्ट। अब उन्होंने एयर पास करी दोनों में। इसके अंदर एयर पास हो गई चूँकि आसानी से जा पा रही थी और यहाँ ब्रॉथ में चली गई। एयर के अंदर माइक्रोब्स होते हैं, तो माइक्रोब्स जब इस हीट के ईस्ट के साथ मिले, तो यहाँ पर लाइफ देखने के लिए मिल गई। बट इसमें एयर ढंग से पास नहीं हो पा रही थी, चूँकि एयर के जो माइक्रोब्स थे वो यहाँ पर अटके जा रहे थे इधर, तो वो इस हीट के ईस्ट में मिल ही नहीं पाए। दैट्स व्हाई यहाँ पर लाइफ ओरिजिनेट हुई नहीं। अब इस एक्सपेरिमेंट का तुक क्या बैठता है? इसका तुक ये बैठता है कि जो माइक्रोब्स है, वो क्या है? वो लिविंग थिंग है, वो प्री एक्जिस्टिंग लाइफ है, वो एक्जिस्टिंग लाइफ है। तो जब वो एक्जिस्टिंग लाइफ यहाँ ब्रॉथ से मिली, तो लाइफ ओरिजिनेट हुई। पर वो एक्जिस्टिंग लाइफ अगर यहाँ पे नहीं मिली, तो यहाँ पर लाइफ ओरिजिनेट नहीं हुई। इस तरीके से लुईस पैश्चर ने बोला कि ए बायोजेनिस की थ्योरी बिल्कुल गलत है। उन्होंने ये तो बता दिया कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही लाइफ जनरेट होती है, बट वो ये नहीं बता पाए कि हाउ द फर्स्ट लाइफ केम ऑन अर्थ। आखिर लाइफ अर्थ पर आई कैसे थी? तो इस बारे में ओपेन ऑफ रशिया यानी ओपेन हेल्डन की थ्योरी होती है। ओपेन और हेल्डन की थ्योरी को थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन भी कहा जाता है, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी होती है एवोल्यूशन की। इसे पूरी एवोल्यूशन की स्टडी में सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड थ्योरी माना जाता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग
उन्होंने ओपेरिन ने और हेल्डेन ने दोनों ने बोला कि जो पहली लाइफ फॉर्म अर्थ पे देखने के लिए मिली, वो प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से थी। यानी कि आरएनए, प्रोटीन, ये जो प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, इनसे ही लाइफ ओरिजिनेट हुई है। अब ये कैसे? ये इस तरीके से कि जब जो हमारी प्रिमिटिव अर्थ थी, जो प्रिमिटिव अर्थ थी, जो अर्थ नई-नई बनी थी, उस अर्थ के अंदर क्या-क्या इवेंट्स हो रहे थे। यहाँ पर टेम्परेचर रिड्यूसिंग था, रिड्यूसिंग टेम्परेचर था इधर, ये रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, हाई टेम्परेचर था, बहुत उच्च तापमान था, लाइटनिंग हो रही थी, वोल्केनिक स्टॉर्म्स देखने के लिए मिल रहे थे। तो ये सारी इवेंट्स की वजह से और साथ ही साथ में ये अर्थ में तब कौन-सी गैसेस थी, मीथेन थी, अमोनिया थी, एटसेट्रा थी, ये सारी गैसेस थी। तो इन लोगों ने ये सारी कंडीशंस स्टडी करी और बोला कि इन कंडीशंस के थ्रू नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स देखने के लिए मिले होंगे और इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने। इन सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने एंड उससे बनी लाइफ। यानी कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मीथेन और इन सब चीज़ों से बने सिंपल शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस, फैट्स बने और इनसे फिर अल्टीमेटली प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड ये सब कुछ बने और फिर इनसे बनी लाइफ। उन्होंने ये बोला। इस बात को 1953 में एसएल मीलर के एक्सपेरिमेंट ने, जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट है, उन्होंने एक्सप्लेन किया। ओपरेन और हेल्डेन ने थ्योरी दे दी थी बट इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं किया था। इसको प्रूफ 1953 में एसएल मीलर के थ्रू किया गया था। इन्होंने लेबोरेटरी स्केल पर ये सारी कंडीशंस देके देखी। उन्होंने एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बनाया एक क्लोज्ड फ्लास्क में, जिसके अंदर मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया और वाटर वेपर थे और टेम्परेचर रखा 800 डिग्री सेल्सियस विच इज़ हाई टेम्परेचर। जब उन्होंने ये सारी कंडीशंस दी जो कि प्रिमिटिव अर्थ पर तब मौजूद थी, तो उन्होंने देखा कि कुछ अमीनो एसिड यहाँ पर फॉर्म हो रहे थे। इन अमीनो एसिड्स के बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि शुगर्स भी फॉर्म होने लगे, यानी कि सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म होने लगे। नाइट्रोजनस बेसिस, पिगमेंट, फैट्स ये सब कुछ प्रोड्यूस होने लगे और फिर इनसे अल्टीमेटली लाइफ प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इससे पता चलता है कि जो ओपेरन और हेल्डेन ने थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन दी थी, दैट लाइफ प्रोबेबली केम फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये बिल्कुल राइट थी। With this limited evidence, the first part of the conjugated story, that is chemical evolution, was more or less accepted. ठीक है, तो केमिकल एवोल्यूशन को वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है। हालांकि वी हैव नो आइडिया अबाउट हाउ द फर्स्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल ऑफ लाइफ अरोज। हालांकि हम ये सिर्फ थ्योरीज ही दे सकते हैं बट हमें पक्का तो नहीं पता है कि कैसे आई होगी लाइफ। पर द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर्स बैक। पर पहली फॉर्म ऑफ लाइफ जो नॉन सेल्युलर थी, वो 3 बिलियन ईयर्स बैक पहले ओरिजिनेट हुई। ठीक है, यूनिवर्स कितने टाइम पहले ओरिजिनेट हुआ? 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। अर्थ कितने टाइम पहले ओरिजिनेट हुई? 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। अर्थ पे पहला लाइफ कब ओरिजिनेट हुआ? 4 बिलियन ईयर्स अगो। पहली नॉन सेल्युलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब ओरिजिनेट हुई? 3 बिलियन ईयर्स अगो। एंड पहली लिविंग सेल्युलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब ओरिजिनेट हुई? 2 बिलियन ईयर्स अगो। ये इवेंट्स अभी तक हमने याद कर ली। नाउ ये है मीलर का एक्सपेरिमेंट। इसमें तुम देख सकते हो कि कैसे ये स्पार्क डिस्चार्ज इन्होंने बना रखा है जिसके अंदर ये 4 गैसेस है एंड कैसे यहाँ पर बॉइलिंग वाटर है जिसका टेम्परेचर है 800 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, these capsules reproduce their molecules. Perhaps the first cellular form of life did not possibly originate till about 2000 million years ago. These were probably single cells. All the forms were in water environment only. यानी कि जितनी भी लाइफ फॉर्म अभी अब देखने को मिली है वो सबसे पहले जो लाइफ फॉर्म ओरिजिनेट हुई अर्थ पर वो पानी के अंदर ही हुई थी। दिस वर्जन ऑफ बायोजेनेसिस, दैट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अरोज स्लोली थ्रू एवोल्यूशनरी फोर्सेस फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स, इज एक्सेप्टेड बाय मेजॉरिटी। यानी कि यही केमिकल एवोल्यूशन की थ्योरी लोगों को सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड की जाती है। हाउएवर, once formed, how the first cellular forms of life could have evolved into the complex biodiversity of today is the fascinating story that will be discussed below. अब इस चीज़ को हम और डिटेल में पढ़ेंगे कैसे ओरिजिनेट हुई। सो एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स अ थ्योरी, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है।
बहुत सारे थ्योरीज़ है इस बारे में कि कैसे ओरिजिनेट हुई होगी। कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर टेल्स अबाउट द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। यहाँ पर आती है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, जो कि कहती है कि इस थ्योरी के 3 कॉनोटेशंस है यानी 3 मेजर पॉइंट है। पहला तो ये कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, स्पीशीज़, टाइप सब जो भी हम आज देखते हैं वो ऐसे ही बनाई गई थी और ऐसे ही उतारी गई। सेकंड, दैट द डाइवर्सिटी वाज़ ऑलवेज़ द सेम सिंस क्रिएशन एंड विल बी द सेम इन फ्यूचर। यानी कि ये जो डाइवर्सिटी हम देखने के लिए मिलती है स्पीशीज़ की, इंसानों की, जीनस की, ये सब की, ये सब ऐसे ही थी और आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी। नंबर 3, अर्थ 4000 ईयर्स ओल्ड, यानी अर्थ 4000 साल पुरानी है। ऐसे कोई बात नहीं कि कब 4 बिलियन ईयर्स को पहले बनी, इतने बिलियन ईयर्स को पहले बनी, नहीं। अर्थ सिर्फ 4000 साल पुरानी है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। All these ideas were strongly challenged during the 19th century. Based on observations made during a sea voyage in a sail ship called HMS Beagle round the world, Charles Darwin concluded that existing life forms share similarities to varying degrees not only among themselves but also with life forms that existed millions of years ago. तो अभी तक हमने 2 थ्योरी पढ़ी, मतलब दूसरी पढ़ रहे हैं, बट अभी तक थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन थी जो कि एवोल्यूशन के बारे में ये कहती है कि लाइफ और बायोडाइवर्सिटी दोनों ऐसे ही बनाई गई थी और 4000 साल पुरानी है और ऐसे ही दुनिया चलती रहेगी। बट अब जो हम पढ़ रहे हैं वो डार्विनिज्म की थ्योरी है, विच इज़ नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इस थ्योरी में सबसे पहले तो 2 साइंटिस्ट थे, चार्ल्स डार्विन और दूसरे थे अल्फ्रेड रूसेल वैलेस। दोनों ही सेम टाइम पर सी वॉयज पर निकले थे। डार्विन जिस शिप में गए थे उस शिप का नाम था एचएमएस बीगल और वो गए थे गैलापागोस आइलैंड जो कि पैसिफिक ओशन में है। एंड अल्फ्रेड रूसेल वैलेस वो सी वॉयज पे गए थे मलाय आर्कीपेलेगो आइलैंड पे जो कि इंडियन और पैसिफिक ओशन के बीच में है। दोनों गए थे सी वॉयज पे और दोनों के ही सिमिलर ऑब्जर्वेशन देखने को मिले और कॉमन आइडिया था रिगार्डिंग एवोल्यूशन की, कैसे एवोल्यूशन हुआ होगा। तो डार्विन जो बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि मैनी सच लाइफ फॉर्म्स डू नॉट एग्जिस्ट एनीमोर। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने बहुत सारी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को देखा। They had been extensions of different life forms in the years gone by, just as a new form of life arose at different periods of history of Earth. There had been gradual evolution of life forms. यानी कि बहुत ज़्यादा लाइफ फॉर्म्स का एवोल्यूशन देखने को मिला जब वो इस आइलैंड पर थे। Any population has built-in variation in characteristics, those characteristics which enable some to survive better in natural conditions. यानी कि जब वो इस आइलैंड पर गए तो इस आइलैंड पे उन्होंने देखा कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जिस नेचुरल कंडीशंस में सर्वाइव कर पा रहे हैं सिर्फ वही बच पा रहे हैं। यानी कि वहाँ की क्लाइमेट, फूड, फिजिकल फैक्टर्स, इन सब चीज़ों पे जो सर्वाइव कर पा रहे हैं सिर्फ वही बच पा रहे हैं। और जो बच पा रहे हैं वो मेजॉरिटी में है, जो नहीं बच पा रहे हैं वो उनको खा रहे हैं, आउटब्रीड कर रहे हैं, जो कि लेस इंडोर है सर्वाइव के, यानी जो बच नहीं पा रहे हैं इन नेचुरल कंडीशंस में। अनदर वर्ड यूज इट फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल और पॉपुलेशन, द फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन। यानी कि जो नेचर में फिट कर पा रहे हैं सिर्फ वही सर्वाइव कर पा रहे हैं, वही बच पा रहे हैं, और जो फिट नहीं हो पा रहे हैं वो आउटब्रीड हो रहे हैं। Refers ultimately and only to reproductive fitness. Hence, those who are better fitted in environment leave more progeny than others. तो डार्विन ने अपनी थ्योरी में पॉइंट्स दिए थे दैट द पॉइंट ऑफ डार्विन थ्योरी, पहला तो ये कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एट डिफरेंट रेट एंड डिफरेंट एज बट स्टिल पॉपुलेशन साइज स्टेबल। यानी कि अलग ऑर्गेनिजम्स अलग टाइप पे रिप्रोड्यूस करते हैं, अलग रेट पे करते हैं, बट फिर भी पॉपुलेशन स्टेबल है। दूसरा, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। तीसरा, कंपटीशन होता है एक जीन्स में, जीन स्पीशीज़ के बीच में होता है, डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में होता है, एनवायरमेंटल चेंजेस भी होते हैं। नंबर 4 उन्होंने बोला वेरिएशंस होती है। यानी कि इस एनवायरनमेंट के थ्रू, फिज़िकल फैक्टर्स के थ्रू, नेचुरल नेचुरल कंडीशंस के थ्रू एडाप्टेशन होती है ऑर्गेनिज़म्स में ताकि वो अपने आप को सर्वाइव करवा पाएँ। जो इंडिविजुअल्स अपने अंदर एडाप्टेशंस ला पाते हैं, वही फिटेस्ट हो पाते हैं नेचर में और वही सर्वाइव कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर पाएँगे, ज़्यादा अपनी प्रोजेनी छोड़ेंगे, है ना? इसी वजह से नेचुरल सिलेक्शन होती है और नेचुरल सिलेक्शन में जो फिटेस्ट होते हैं, जो अपनी ज़्यादा प्रोजेनी छोड़ पाते हैं, वही बच पाते हैं। ये थे डार्विनिज़्म के मेन पॉइंट्स।
ही कॉल्ड इट नेचुरल सिलेक्शन, इससे उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन बोला। नेचुरल सिलेक्शन कहा गया था कि जो नेचर में फिट हो पाते हैं वो ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर पाते हैं और फिर नेचर उन्हीं को सिलेक्ट करती है। इसके आगे हम एग्जाम्पल अभी पढ़ेंगे। लेट अस ऑल्सो रिमेंबर दैट अल्फ्रेड वेलेस अ नेचुरलिस्ट हु वर्कड इन मलाय आर्किपेलागो आइलैंड, इनके बारे में भी मैंने भी बता दिया। कम टू सिमिलर कंक्लूजन अराउंड द सेम टाइम, ये भी सेम टाइम पर ही सी वोयाज पर गए थे और इनकी भी कुछ सिमिलर ही ऑब्जर्वेशंस थी। In due course of time, apparently new types of organisms are recognizable. All the existing life forms share similarities and share common ancestors. जितनी भी उन्होंने इस आइलैंड पे देखा था दोनों ने, तो उनके यही ऑब्जर्वेशन थे कि बहुत सारे एक्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स जो हैं उनमें सिमिलैरिटीज देखने को भी मिल रही थी और ऐसा लग रहा था कि उनके एंसेस्टर्स भी कॉमन है। However, these ancestors were present at different periods in the history of Earth, epochs, periods and eras. अर्थ की हिस्ट्री को पीरियड्स में, मतलब डिफरेंट पीरियड्स में बांटा गया है, विच इज़ सबसे पहले एरा, फिर पीरियड और फिर एपॉक्स। द लियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली कोरिलेट्स विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। इस बारे में हम चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे, जब हम बाद में जाकर के पढ़ेंगे, बस इधर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इसको डिटेल में हम चैप्टर में पढ़ेंगे। सो अब हम ये जानेंगे कि एवोल्यूशन तो हुआ, जिसके बारे में भाई सबकी अलग अलग थ्योरी है। कोई कहता है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, तो कोई कहता है कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। बट इन एवोल्यूशन के एविडेंसेस क्या है? हमें पता कैसे चला कि एवोल्यूशन हुआ, क्या हुआ होगा? क्या एविडेंसेस क्या थे इसके? तो एवोल्यूशन के एविडेंसेस की अगर मैं बात करूं, तो एविडेंस दैट एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स हैज इंडीड टेकन प्लेस ऑन अर्थ हैज कम फ्रॉम मैनी क्वाड। तो फॉसिल्स को पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस के अंदर लिया जाता है। पैलेंटोलॉजी इज व्हाट स्टडी ऑफ फॉसिल्स। Now, fossils are the remains of hard parts of life forms found in rocks. Rocks में जो लाइफ के हार्ड पार्ट्स पाए जाते हैं उनको फॉसिल्स कहा जाता है। Rocks from sediments and a cross section of earth crust indicate the arrangement of sediments one over the other during the long history of earth. यानी कि ये अगर बनी थी अर्थ, तो इस पे जो भी लाइफ फॉर्म होगी, जब वो खत्म हुई होगी तो ऊपर से फिर एक मिट्टी की रेत आ गई, तो वो लाइफ फॉर्म यहाँ दब गई। फिर एक मिट्टी की रेत आ गई, वो लाइफ फॉर्म यहाँ दब गई। तो इस तरीके से ये फॉसिल्स यहाँ पर इकट्ठा होते रहते हैं। डिफरेंट एज रॉक सेडिमेंट्स कंटेन फॉसिल्स ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हु प्रोबेबली डाइड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द पर्टिकुलर सेडिमेंट, है ना। अब ये जो ऑर्गेनिज्म था, अब यहाँ पर जो लाइफ चल रही है, जब इसकी डेथ हो जाएगी तो ऊपर से फिर से रेत आ जाएगी, सैंड हो जाएगा, ये फिर से नीचे मिट्टी में दब जाएगा। तो जैसे जैसे जो वो पर्टिकुलर सेडिमेंट है, जैसे-जैसे वो लाइफ फॉर्म है जो उस वक़्त पे मौजूदा हालात में एक्टिव है, वो ख़त्म हो रही है, तो उसके ख़त्म होने के बाद उसके ऊपर एक सेडिमेंट्री लेयर लग जाएगी। इस वज़ह से वो जो एक्सिस्टिंग लाइफ फॉर्म है वो नीचे दब जाएगा, मिट्टी में, रॉक्स में, इन सब में दब जाएगा। सम ऑफ देम अपीयर सिमिलर टू मॉडर्न ऑर्गेनिज्म। कुछ फॉसिल्स ऐसे भी मिले हैं जो कि मॉडर्न ऑर्गेनिज्म से मेल खाते हैं। दे रिप्रेजेंट एक्सटेंट ऑर्गेनिज्म, जैसे कि डायनासोर्स वगैरह कुछ मेल खाते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जैसे कि डायनासोर्स। अ स्टडी ऑफ फॉसिल्स इन डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर इंडिकेट द जियोलॉजिकल पीरियड इन विच दे एक्सिस्टेड। The study showed that life forms varied over time and certain life forms are restricted to certain geological time spans. Hence, new form of life having arisen at different times in the history of Earth. इन सबको पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस कहा जाता है। अब यहाँ पे तुम्हें पता क्वेश्चन सवाल पूछ रहा है, एनसीईआरटी पूछ रही है दैट डू यू रिमेंबर हाउ द एजेस ऑफ फॉसिल्स आर कैलकुलेटेड, डू यू रिकलेक्ट द मेथड ऑफ रेडियोएक्टिव डेटिंग एंड द प्रिंसिपल्स बिहाइंड द प्रोसीजर। कि कैसे जब हमें फॉसिल मिल जाता है तो हम ये पता लगाते हैं कि ये फॉसिल इतने साल पुराना होगा, इतने टाइम पुराना होगा। इसको पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन डेटिंग रेडियो एक्टिव डेटिंग होती है जो कि हमें बताती है कि ये सेडिमेंट कितना पुराना था। दूसरा, मल अगर ये टॉप लेयर पे मिला हुआ होगा, लाइक मान लो ये जो लेयर है ये टॉप लेयर है, तो ज़ाहिर-सी बात है टॉप लेयर पे मिला है तो ये हाल ही का है। और अगर सबसे नीचे की डीपेस्ट लेयर पे मिला है तो ये बहुत पुराना है। इस तरीके से भी पता लगता है। सेकंड जो हम एविडेंस पढ़ने वाले हैं एवोल्यूशन का, वो है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, यानी कि बायोजेनेटिक लॉ रिकैपिटुलेशन थ्योरी। वाज़ आल्सो प्रपोज्ड बाय अर्नस्ट हैकल। इसे अर्नस्ट हैकल ने प्रपोज़्ड किया था।
Based upon the observation of certain features during embryonic stage common to all vertebrates that are absent in adult. ये जो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन उन्होंने दिया था अर्नस्ट हैक्ल ने, इसको बायोजेनेटिक लॉ या फिर रिकैपिचुलेशन थ्योरी भी कहा जाता है। इसके ज़रिए उन्होंने बताया कि ओंटोजनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी, यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टडी एंसेस्टरी को रिपीट करती है। For example, the embryos of all vertebrates, including human, develop a row of vestigial gill slits just behind the head, but it is a functional organ only in fish and not found in any other adult vertebrates. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि मतलब एग्जाम्पल के तौर पे कि जो एम्ब्रियो होता है सारे वर्टिब्रेट्स का इंक्लूडिंग ह्यूमन, जब वो डेवलप हो रहा होता है तो उसके अंदर एक गिल स्लिट्स दिखती है हेड के पीछे। हालांकि गिल जो है वो सिर्फ फिश के अंदर ही एक्टिव रोल प्ले करता है। फिश को ही तो गिल की ज़रूरत होती है, गिल्स किसके लिए होती है? फिश के लिए होती है ताकि वो पानी में साँस ले सके। और ये गिल्स जो है ये एडल्ट ह्यूमन के अंदर देखने को नहीं मिलती है, पर एम्ब्रियो में देखने के लिए मिलती है। तो दिस प्रपोज़ल वाज़ डिसअप्रूव्ड ओनली केयरफुल स्टडी परफॉर्म्ड बाय कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर जो है उन्होंने इस चीज़ को डिसअप्रूव किया था। उन्होंने इस चीज़ को डिसअप्रूव किया और बोला कि एम्ब्रियोज़ नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेजेस ऑफ अदर एनिमल्स, यानी कि ये थ्योरी बिल्कुल बकवास है। एम्ब्रियोज़ कभी भी एडल्ट स्टेजेस ऑफ अदर एनिमल्स में पास नहीं होते हैं। ये इनकी स्टेटमेंट थी। ही नोटेड दैट एम्ब्रियोज़ नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेजेस ऑफ अदर एनिमल्स। नाउ अब हम बात करेंगे एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन के बारे में। शो सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ टुडे एंड दोज दैट एग्जिस्टेड ईयर्स अगो। सच सिमिलैरिटीज कैन बी इंट्रीब्यूट, यानी अभी तक हमने दो एविडेंसेस पढ़ लिए। पहला तो हमने पढ़ा पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस जिसमें हमने फॉसिल्स के बारे में पढ़ा। सेकंड हमने पढ़ा एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस जो कि अर्नस्ट हैकल ने दिया। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। इसके अंदर सच सिमिलैरिटीज कैन बी इंटरप्रेटेड टू अंडरस्टैंड वेदर कॉमन एंसेस्टर्स वर शेयर्ड और नॉट। फॉर एग्जांपल, whales, bat, cheetah and humans share similarities in the pattern of bones of forelimbs. Though these forelimbs perform different functions in these animals, they have similar anatomical structure. यार मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंसेस के अंदर हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर्स के बारे में। ये जो होमोलोगस स्ट्रक्चर्स होते हैं, दिस होमोलोगस स्ट्रक्चर्स, इन होमोलोगस स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है कि इस स्ट्रक्चर्स में सिमिलर ओरिजिन है बट फंक्शन अलग है। सिमिलर ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन। हाउ? अगर तुम अगर तुम बेल्स, बैट्स, चीता और ह्यूमंस हर किसी की फोर लिम्ब के बोन्स के पैटर्न को देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि इनका ओरिजिन तो सिमिलर है बट इनका काम अलग अलग हो रहा है। यानी कि वेल्स के जो फोर लिम्स की बोन है उससे वो लोग स्विमिंग करते हैं। बैट्स की जो फोर लिम्ब है उससे वो उड़ते हैं। चीता की जो फोर लिम्ब है उससे वो रन करता है। और जो ह्यूमंस की फोर लिम्ब है उससे हम होल्ड करते हैं। तो इनका ओरिजिन तो एक है, यानी कि ये दिखने में तो एक लगती हैं बट फिर भी इनके फंक्शंस अलग हैं। ऑल ऑफ देम, दो सारे के पास ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, कार्पल्स है, मेटाकार्पल्स है, फैलेंजेस है अपनी फोर लिम्स में। बट फिर भी ये सारे के सारे एनिमल्स उस एक फोर लिम्ब से अलग अलग काम करते हैं। इसी को ही हम बोलते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। और इन स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है होमोलोगस स्ट्रक्चर्स, जिनका ओरिजिन सेम है बट फंक्शंस अलग अलग होते हैं। होमोलॉगी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री। ये होमोलॉगी जो है ये कॉमन एंसेस्ट्री को दिखाती है कहीं ना कहीं कि भैया कोई कॉमन एंसेस्टर रहा होगा तभी इनके पास ये सारे ओरिजिन है, सिमिलर ओरिजिन हो रखे हैं। बस नेचर के कंडीशंस को लेकर इन्होंने फंक्शन अलग अलग उसमें परफॉर्म कर रखा है। ठीक है। अदर एग्जाम्पल, अगर हम होमोलोगस स्ट्रक्चर्स का और एग्जाम्पल देखें तो वो है वर्टिब्रेट्स, हार्ट्स और ब्रेन्स। इन प्लांट्स ऑल्सो, प्लांट्स में भी होमोलोगस स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है लाइक द थॉर्न एंड टेंड्रल्स ऑफ बुगनविलिया एंड क्यूकरबीटा। जो बुगनविलिया के थॉर्न्स हैं
और जो क्यूकरबिटा के टेंडल्स है, ये दोनों का ही सिमिलर ओरिजिन है, यानी कि दोनों ही मॉडिफाइड एक्सिलरी बड है। बट फिर भी बोगनविलिया की थॉर्न्स जो है वो प्रोटेक्शन का काम कर रही है और क्यूकरबिटा की टेंडल्स जो है वो क्लाइंबिंग का काम कर रही है। हालांकि ये जो थॉर्न और टेंडल्स है इनका ओरिजिन एक ही है, कॉमन है, ये मॉडिफाइड एक्सिलरी बड है। बट फिर भी दोनों काम फंक्शन इन दोनों के अलग अलग है। ये प्रोटेक्शन दे रही है, तो ये क्लाइंबिंग में मदद कर रही है। ठीक है? तो होमोलॉजी इज़ बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। होमोलॉजी जो है वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन पे बेस्ड होती है। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन इज़ व्हाट? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन बताता है दैट कॉमन एंसेस्ट्री रही होगी इन ऑर्गेनिजम्स के बीच में, बट फिर भी नेचर की कंडीशंस को देखते हुए इन्होंने उस कॉमन ओरिजिन वाली चीज़ का फंक्शन अलग कर दिया है, क्योंकि नेचर में उस वक्त डिमांड कुछ और थी। वेयर एनोलॉजी रेफर्स टू अ सिचुएशन एग्जैक्टली अपोजिट। ये तो थे होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। अब हम पढ़ेंगे एनालॉगस स्ट्रक्चर्स। एनालॉगस स्ट्रक्चर्स बिल्कुल उल्टा है होमोलोगस स्ट्रक्चर्स का। होमोलोगस स्ट्रक्चर कहता है सिमिलर ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन। एनालॉगस स्ट्रक्चर कहता है डिफरेंट ओरिजिन बट सिमिलर फंक्शन। यानी कि ओरिजिन अलग है बट फंक्शन एक है। जैसे कि विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड ऑफ बर्ड्स। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई और बर्ड्स जो है वो देखने में एक जैसे लगते हैं, बट एनाटॉमिकली ये सिमिलर स्ट्रक्चर्स नहीं है। दो दोनों ही फंक्शन सिमिलर परफॉर्म करते हैं, यानी कि बटरफ्लाई भी अपने विंग से उड़ती है, बर्ड्स भी अपने विंग से उड़ते हैं। दोनों का फंक्शन सेम है, बट दोनों के ओरिजिन बिल्कुल एनाटॉमिकली अलग अलग है। इसीलिए इन्हें एनालॉगस स्ट्रक्चर्स के अंदर स्टडी किया जाता है। और एनालॉगस स्ट्रक्चर कन्वर्जेंट एवोल्यूशन दिखाता है। होमोलोगस दिखाता है डाइवर्जेंट, एनालॉगस दिखाता है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शोज कि इवन आफ्टर हैविंग डिफरेंट ओरिजिन ड्यू टू सिमिलर नीड्स, फंक्शनली सिमिलर अडेप्टेशंस हो सकती है। यानी कि अगर दो ऑर्गेनिजम्स में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट ओरिजिन तुम्हें देखने के लिए मिल रहा है, तो भी नेचर के अकॉर्डिंग वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। एक और एग्जांपल है इसका पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो के बीच में। पोटैटो और स्वीट पोटैटो दोनों ही फूड को स्टोर करते हैं, दोनों का फंक्शन सेम है। बट फिर भी स्वीट पोटैटो का ओरिजिनेशन हुआ है मॉडिफाइड रूट से और पोटैटो का हुआ है मॉडिफाइड स्टेम से। तो यहाँ पर डिफरेंट ओरिजिन है बट फंक्शन सिमिलर। तो इनको एनालॉगस स्ट्रक्चर्स बोला जाता है एंड दे आर द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इवॉल्विंग फॉर द सेम फंक्शन एंड हेल्स हैविंग सिमिलैरिटीज। अदर एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगी आर द आई ऑफ ऑक्टोपस। अगर एक और एग्जाम्पल है एनालॉगस का, तो वो है ऑक्टोपस की आई और मैमल्स की। और द फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स, यानी कि ऑक्टोपस की आई और मैमल्स की आई, दोनों की आई अलग अलग जगह से ओरिजिनेट हुई है। ठीक है, बट फंक्शन सिमिलर है। पेंगुइन्स के फ्लिपर्स और डॉल्फिन्स के फ्लिपर्स को तुम देखोगे तो वो भी अलग अलग जगह से ओरिजिनेट है, बट फिर भी फंक्शन दोनों का सिमिलर ही है। One can say that it is the similar habitat that has resulted in the selection of similar adapted features in different groups of organism, जैसे कि स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो दोनों ही एनालॉगी के एग्जाम्पल है और दोनों ही का फंक्शन है फूड स्टोर करना, बट इनका ओरिजिनेशन अलग है। एक मॉडिफाइड रूट है और एक मॉडिफाइड स्टेम है। तो ये भी एनालॉगस स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है। इन द सेम लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट, सिमिलैरिटीज इन प्रोटीन्स एंड जीन्स परफॉर्मिंग अ गिवन फंक्शन अमंग डाइवर्स organisms give clues to common ancestry. These biochemical similarities point to the same shared ancestry as structural similarities among diverse organisms. Man has bred selected plants and animals for agriculture. अब हमने सबसे पहले तो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस पढ़ा, फिर हमने एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस पढ़ा जिसमें हमने पढ़ा होमोलोगस स्ट्रक्चर्स और एनालॉगस स्ट्रक्चर्स के बारे में। ओ सॉरी, सबसे पहले हमने पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस पढ़ा जिसमें हमने फॉसिल्स के बारे में पढ़ा। सेकंड एविडेंस हमने पढ़ा एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, जिसके अंदर हमने अर्न्स्ट हैकेल की दी हुई थ्योरी को पढ़ा और उसको कार्ल वॉन बेयर ने डिसअप्रूव किया, वो भी हमने पढ़ा। थर्ड एविडेंस हमने पढ़ा मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंस, जिसमें हमने पढ़ा होमोलोगस स्ट्रक्चर्स और एनालॉगस स्ट्रक्चर्स के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं फोर्थ एविडेंस विच इज़ बायोकेमिकल एविडेंस। मतलब पढ़ लिया है, रीडिंग कर ली है, विच इज़ दिस।
ये बायोकेमिकल एविडेंस है। इसमें ये एविडेंस कहता है लाइक द सिमिलैरिटीज इन प्रोटीन्स एंड जीन्स परफॉर्मिंग अ गिवन फंक्शन अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म गिव क्लूज दैट टू अ कॉमन एंसेस्ट्री। जैसे कि ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है वो वर्टिब्रेट्स में भी पाया जाता है और इनवर्टिब्रेट्स में भी पाया जाता है। ये ट्रिप्सिन एक प्रोटीन है जो कि वर्टिब्रेट्स में भी पाया जाता है, इनवर्टिब्रेट्स में भी पाया जाता है ना? चिंपैंजीज और ह्यूमंस के बीच में भी बहुत ऐसे प्रोटीन्स और जीन्स हैं जिनके बीच में सिमिलैरिटी देखने को मिलती है, व्हिच मीन दैट ये कभी ना कभी कॉमन एंसेस्टर को शेयर किया करते थे। तो ये फोर्थ पॉइंट भी हमें एविडेंस देता है एवोल्यूशन का। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फिफ्थ एविडेंस, विच इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन में कहते हैं दैट मैन हैज ब्रीड सिलेक्टेड प्लांट्स, यानी कि मैन ने कुछ प्लांट सिलेक्ट करे एंड एनिमल सिलेक्ट करे एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के लिए, स्पोर्ट्स वगैरह के लिए। मैन हैज डोमेस्टिकेटेड मैनी वाइल्ड एनिमल्स एंड क्रॉप। दिस इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम हैज क्रिएटेड ब्रीड दैट डिफर फ्रॉम अदर ब्रीड। इस इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम से कुछ ऐसी ब्रीड्स क्रिएट हुई जो कि अदर ब्रीड्स से अलग थी, जैसे कि डॉग्स, बट स्टिल आर ऑफ द सेम ग्रुप। इट इज आर्ग्यूड दैट इट विद इन हंड्रेड ऑफ ईयर्स मैन कुड क्रिएट न्यू ब्रीड्स, कुड नॉट नेचर हैव डन द सेम ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स। जिसकी मैन अगर कुछ नई ब्रीड्स को क्रिएट कर सकते हैं तो क्या नेचर में ऐसा नहीं हुआ होगा? Another interesting observation supporting evolution by natural selections come from England. इन अ कलेक्शन एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन जो कि एवोल्यूशन को सपोर्ट करता है, बताता है कि एवोल्यूशन हुआ होगा वो नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू। वही नेचुरल सिलेक्शन जो अभी हम पढ़ कर के आ रहे हैं डार्विनिज्म की थ्योरी में, इंग्लैंड से आया है। इन अ कलेक्शन ऑफ मोथ्स मेड इन 1850s, इट वाज ऑब्जर्व दैट देयर वर मोर वाइट विंग मोथ्स ऑन बेस। तो 1850s में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी फैक्ट्रीज वगैरह नहीं थी इंग्लैंड में, तो वहाँ पर जो पेड़ होते थे उन पेड़ की जो बार्क होती थी वो काफ़ी ज़्यादा वाइट होती थी, बिकॉज वहाँ उस वक्त क्या कहते हैं पॉल्यूशंस नहीं था इतना। तो उस वाइट बार्क पे लाइकन्स आके चिपक जाते थे, एंड लाइकन्स जब उसमें चिपकते थे तो ऐसा लगता था जैसे मानो उस पेड़ ने एक वाइट कलर की चादर पहन ली है। अब उस पे वाइट विंग्ड मॉथ आया करते थे, कुछ इस तरीके के ये दिखते हैं। ये वाइट विंग्ड मॉथ आया करते थे। अब ये वाइट विंग्ड मॉथ इसमें बैठ जाते थे, और सेकंड थे ये डार्क विंग मॉथ, ये बैठ जाते थे। तो अब वाइट चादर पे वाइट विंग मॉथ है तो वो तो छुप गए, तो इस वजह से डार्क विंग मॉथ जो दिखते थे वाइट पे चमकते थे उनको आकर के खा लिया जाता था, वो प्रिडेट हो जाते थे। बट फिर जैसे ही 1920 में इंडस्ट्रीज की स्थापना हो गई, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिल गई, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के देखने से जो जो बार्क थी उसके ऊपर डार्क कलर देखने को मिल गया, क्योंकि पॉल्यूटेंट ग्रो होने लग गए और लाइकन्स जो है तब उस बार्क पे दिखते नहीं थे। अब लाइकन्स नहीं दिखते थे तो व्हाइट कलर की चादर फॉर्म नहीं हो पाई, और अब जब व्हाइट विंग्ड मॉथ और डार्क विंग्ड मॉथ इस बार्क पे बैठते हैं तो यहाँ पर डार्क विंग मॉथ दिखते हैं और वाइट विंग मॉथ चमकते हैं, तो अब वो प्रीडेट होने लगे। सो ये भी एक चीज़ दिखाता है। सबसे तो ये दोनों एक अच्छे इंडिकेटर है पॉल्यूटेंट्स के बारे में, जो कि दिखाते हैं कि पॉल्यूटेंट्स ग्रो कर रहा है तभी भाई डार्क विंग मॉथ ज़्यादा देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू वाइट। So there were more dark winged moths in the same area, that is the proportion was reversed, यानी कि अब खेल जो है वो रिवर्स्ड हो गया। पहले व्हाइट विंग मोथ ज़्यादा देखने के लिए मिल रहे थे और अब डार्क विंग मोथ ज़्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये चीज़ रिवर्स हो गई है यहाँ पे। जब इंडस्ट्रीज़ की स्थापना नहीं हुई थी तो देख सकते हो कि डार्क विंग्ड ये रहा और वाइट विंग्ड ये रहा, और ये कैसे यहाँ पर चमक रहा है। तो ये प्रेडेट हो जाते थे, ये खा लिए जाते थे। तो तब इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी और इसकी पॉपुलेशन कम थी और इसकी ज़्यादा थी। बट अब जब इंडस्ट्रीज़ स्थापना हो गई तो पॉल्यूटेंट से ये बार्क दिन कितनी डार्क हो गई। तो इससे अब ये छुपने लग गए और ये दिखने लग गए, व्हिच मीन्स इनकी पॉपुलेशन अब ज़्यादा हो गई और इनकी पॉपुलेशन कम। So the explanation put forth for this observation was that the predators will spot a moth against the contrasting background. During post-industrialization period, the tree trunks became dark due to industry smoke and soot. तो जैसे इंडस्ट्री की स्थापना हुई तो उसके पॉल्यूटेंट से जो बार्क ऑफ ट्रीज थे वो डार्क होने लग गए। क्यों? जो कि पॉल्यूटेंट्स जो थे वो उस ट्री ट्रंक पे जाके बैठ जाते थे। इस कंडीशन में लाइकेंस उस ट्री पे नहीं सर्वाइव कर पाते थे।
तो ऐसी कंडीशन में जब फिर व्हाइट वाले मॉथ इस ट्री पे जाके बैठते थे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते थे ड्यू टू प्रेडेटर्स, क्योंकि प्रेडेटर्स उन्हें खा लेते थे। जबकि डार्क विंग जो मेलेनाइज्ड मॉथ कहा गया है जिनको, वो सर्वाइव कर जाते थे। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन सेट इन, थिक ग्रोथ ऑफ व्हाइट कलर लाइकन कवर्ड करती थी ट्रीज को। और इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले यानी फैक्ट्रीज के आने से पहले जो ट्री थी उसके ऊपर पॉल्यूटेंट नहीं था, तो लाइकन्स आसानी से सर्वाइव कर पाते थे। इस वजह से जो वाइट वाले मौत थे वो वहाँ पे छुप जाते थे एंड डार्क वाले दिखते थे। अब डार्क वालों को प्रेडेटर खाने लग गए थे। इन दैट बैकग्राउंड द वाइट विंग moth survived but the dark colored moth were picked out by predators. Now, do you know that lichens can be used as industrial pollution indicator? या हमने अभी देख लिया है कि लाइकन्स को हम पॉल्यूशन इंडिकेटर्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर भी पॉल्यूशन होता है वहाँ पर लाइकन्स ग्रो नहीं करते हैं, और जहाँ पॉल्यूशन नहीं होता है वहाँ लाइकन्स ग्रो करते हैं। सो दे विल नॉट ग्रो इन एरियाज दैट आर पॉल्यूटेड। तो लाइकन्स एक अच्छे इंडिकेटर है पॉल्यूशन के। Hence, moths that were able to camouflage themselves, that is, hide in the background, survived. This understanding is supported by the fact that in areas where industrialization did not occur, example in rural areas, the count of melanic moths was low. This showed that in mixed population, those that can better adapt, survive, and increase in population size. इस चीज़ से ये भी पता लगता है कि गाँव में या शहर में अगर तुम देखो तो शहर में पॉल्यूशन ज़्यादा है, तो वहाँ पर तुम्हें डार्क विंग मोथ देखने के लिए मिलेंगे। और गाँव में पॉल्यूशन कम है तो वहाँ पर सिर्फ वाइट विंग्ड मोथ देखने के लिए मिलेंगे, जो कि ये बताता है कि अलग-अलग एरिया पे अलग-अलग स्पीशीज़ में अलग-अलग अडैप्टेशन के थ्रू कौन सर्वाइव कर पाता है ज़्यादा। हालाँकि यहाँ पर दोनों ही ख़त्म नहीं हो गए हैं, एक जगह पर एक ज़्यादा है तो एक जगह पर एक ज़्यादा है ना? तो रिमेंबर दैट नो वेरिएंट इज़ कंप्लीटली वाइप्ड आउट। तो यहाँ पर इंडस्ट्री के बाद व्हाइट वाले मौत ख़त्म नहीं हो गए, वो थे बट कम थे। और ऐसे इंडस्ट्री से पहले डार्क वाले मौत ख़त्म नहीं हुए, वो थे पर कम थे। Similarly, excess use of herbicide, pesticides, etc., has only resulted in selection of resistant varieties in much lesser time scale. This is also true for microbes against which we employ antibiotic or drugs against eukaryotic cells. ठीक है? Hence, resistant organisms are appearing in a time scale of months or years, could not centuries. These are examples of evolution by anthropogenic action. This also tells us that evolution is not a directed process in a sense of determinism. It is a stochastic process based on the chance events and nature and transmutation about us. ये चीज़ हमें ये भी बताती है कि एवोल्यूशन कोई एक चुटकी भर का प्रोसेस नहीं है कि तुरंत हो गया, नहीं। उसको होने में बहुत टाइम लगता है, ये चीज़ ये भी बताती है। तो अपने 5 तरीके के एविडेंसेस पढ़ लिए, व्हिच इज़ पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस जिसमें हमने फॉसिल्स के बारे में पढ़ा। सेकंड हमने पढ़ा एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस जिसके अंदर हमने अर्न्स्ट हैकेल की थ्योरी को पढ़ा। थर्ड हमने पढ़ा मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस जिसमें हमने होमोलोगस और एनालॉगस स्ट्रक्चर्स को पढ़ा। फोर्थ हमने बायोकेमिकल एविडेंस को पढ़ा। एंड फिफ्थ हमने पढ़ा आर्टिफिशियल एविडेंस को। और फिर हमने नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल भी देखा कि जो डिपेंडिंग ऑन द नेचर कि उस नेचर में किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, उस नेचर की चीज़ को देखते हुए जो ज़्यादा वहाँ पे फिट हो पाता है, वो ज़्यादा अपनी प्रोजेनी छोड़ पाता है और वही सर्वाइव कर पाता है ज़्यादा। जैसे कि व्हाइट और डार्क विंग्ड मॉथ में हमने देखा कि इंडस्ट्री से पहले जब लाइकन्स थे, पॉल्यूशन कम था, तो व्हाइट वाले ज़्यादा सर्वाइव कर पा रहे थे और डार्क वाले कम थे। बट जैसे ही फिर इंडस्ट्रीज़ आ गई, फैक्ट्रीज़ वगैरह आ गए, तो पॉल्यूशन के ज़्यादा होने की वजह से लाइकन सर्वाइव नहीं कर पाए और इस वजह से डार्क विंग मॉथ अ, छुपने लग गए और जो व्हाइट विंग मॉथ थे वो दिखने लग गए और वो खा दिए जाते थे। तो वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाए। हालाँकि दोनों ही जो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो ख़त्म नहीं हुए, दोनों ही वेरिएंट्स कभी ख़त्म नहीं हुए, बस एक ज़्यादा था तो एक कम था।